चलो बच्चों, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है फॉरेन ट्रेड। देखो, इस चैप्टर में आज हमें एक नया पॉइंट देखना है, जो है कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। कि बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या। देखो कि कोई भी कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो तो होता ही है ना। इंटरनेशनल ट्रेड क्यों ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, वो सब इस चैप्टर में हमने देखा कि हर कंट्री में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता ही है। तो कोई भी कंट्री में जितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उसे एक अकाउंटिंग वे में लिखा जाता है ना। जैसे आप लोग अकाउंट लिखते हो कि भाई कितना सामान आया कितना सामान गया, एक सिंपल सा अकाउंट लिखा जाता है कि नहीं। तो वैसे कंट्री के लिए भी लिखा जाता है कि भाई पूरी कंट्री में टोटल कितना एक्सपोर्ट हुआ और टोटल कितना इंपोर्ट हुआ, बराबर, ये भी लिखा जाता है। और वही जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट लिखा जाता है ना, accounting statement showing the value of import and export of tangible and intangible goods during a year is known as balance of payment। कि पूरे साल में जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, टेंजिबल और इनटेंजिबल गुड्स। टेंजिबल गुड्स मतलब विजिबल गुड्स, जिसे आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, देख सकते हो, तो वो टेंजिबल गुड्स। एंड इनटेंजिबल गुड्स कि जो इनविजिबल गुड्स हैं, कि जैसे आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। तो इन दोनों का ही टोटल टेंजिबल और इनटेंजिबल गुड्स के टोटल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वैल्यू लिखना, तो उसे एक तरह का बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब सिंपल वे में समझो तो अकाउंट लिखना ही हुआ, बराबर ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी डेबिट और क्रेडिट एंट्री की जाती है। जो भी पैसे आ रहे हैं तो उसे क्रेडिट में लिखते हैं, और जो आपके पैसे जा रहे हैं, जो पेमेंट करना पड़ता है हमें, तो वो सब डेबिट में लिखते हैं, बराबर ना। जो भी रिसिप्ट आती है, मतलब जो इनकम हो रही है, वो क्रेडिट में। जो पेमेंट करनी पड़ती है, पैसे जा रहे हैं, तो वो डेबिट में, बराबर। ये क्रेडिट और डेबिट लिखा जाता है ना। और ये कैसे होता है, पैसे आते कैसे हैं, रिसिप्ट कैसे होगी, जो हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तब उस वक्त पैसे मिलते हैं ना हमें, तो वो कहाँ लिखे जाते हैं, क्रेडिट साइड पे। मतलब समझो क्रेडिट साइड पे लिखे जाते हैं सब तरह के एक्सपोर्ट की वैल्यू, कि जिससे हमें पैसे मिल रहे हैं। और पैसे जाते कैसे हैं, तो इंपोर्ट से। जो भी हम लोग इंपोर्ट करेंगे, बाहर से मंगवाएंगे, तो उसके पैसे देने पड़ेंगे ना, बराबर ना। तो वो इंपोर्ट जिनसे पैसे जाते हैं, तो वो कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में। मतलब डेबिट में हर तरह के इंपोर्ट लिखे जाते हैं। हमारा अकाउंटिंग का रूल ही ना, कि डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन्स, बराबर। उसी रूल के अकॉर्डिंग ये बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाए जाते हैं। समझ आ रहा है ना। सिंपल वे में वही बता रहा हूँ फिर से, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब पूरी कंट्री में टोटल कितने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहे हैं उसका टोटल लिखना, तो वो एक तरह का बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाया। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो टाइप्स हैं। ये हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो टाइप्स आते हैं, एक आता है बैलेंस्ड और दूसरा अनबैलेंस्ड। मतलब ऐसे कहते हैं कि बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड अनबैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट, बराबर। तो बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं, तो बैलेंस मतलब वो कहलाता है कि जिसमें दोनों साइड, अकाउंट की दोनों साइड, डेबिट और क्रेडिट, वो दोनों इक्वल हो जाए, तो उसे बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, बराबर। दोनों जो है वो इक्वल हो जाए, तो मतलब कंट्री में जितना इंपोर्ट होता हो उतना ही एक्सपोर्ट भी होता हो, ठीक है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इक्वल हो जाए। मतलब अगर कंट्री में जो है वो 10 करोड़ का इंपोर्ट किया है, तो 10 करोड़ का ही एक्सपोर्ट भी किया है, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल हो गए ना। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट, बराबर। और अनबैलेंस्ड किसे कहते हैं, अनबैलेंस्ड मतलब कि जिसमें डेबिट और क्रेडिट इक्वल ना हो, बराबर ना। जिसमें डेबिट और क्रेडिट इक्वल ना हो, कि जिसके अंदर जो है वो डेबिट साइड पे हर तरह की पेमेंट्स और क्रेडिट साइड पे हर तरह की रिसिप्ट, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, वो इक्वल ना हो, तो उसे अनबैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। और उसके अंदर भी अगर जो है वो पेमेंट ज़्यादा है, मतलब अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, बराबर ना, पेमेंट ज़्यादा है मतलब डेबिट साइड क्रेडिट साइड से अगर ज़्यादा है, बराबर, तो उसे हम लोग डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कि देयर इज़ अ डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट,
डेफिसिट मतलब खोट कहलाई, क्योंकि अगर डेबिट साइड ज़्यादा है मतलब इम्पोर्ट ज़्यादा है, पैसे हमें ज़्यादा देने पड़ते हैं और मिलते कम हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेफिसिट, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड पे कम है, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है मतलब इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस कम है, तो उसे हम लोग कहते हैं सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है ना, क्या कहा जाता है उसे, सरप्लस। तो अनबैलेंस के अंदर भी ये दो टाइप आते हैं, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट, बराबर। फिर एक पॉइंट आता है जो है अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट तैयार होता है तो उसके अंदर कौन कौन से अकाउंट्स तैयार होते हैं। तो कहते हैं उनके अंदर बेसिकली दो तरह के अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं, एक आता है करंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। करंट एंड कैपिटल अकाउंट, अगर रूल्स वाइज देखा जाए ना तो ये हमारे अकाउंट का ही रूल्स है कि जिसमें आप लोग करंट और कैपिटल एसेट्स लिखते हो, तो उसी तरह ही इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी दो अकाउंट तैयार करते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। समझे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पहले करंट अकाउंट के बारे में, तो करंट अकाउंट जिसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, ट्रेड इन मर्चेंडाइज गुड्स, मतलब जो टेंजिबल गुड्स होते हैं, वैसे गुड्स जिन्हें देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो वो सब टेंजिबल गुड्स वो सब इन करंट अकाउंट में आता है। ट्रेड इन मर्चेंडाइज गुड्स, टेंजिबल गुड्स, और ट्रेड इन इनविजिबल और सर्विसेज, बराबर ना। जो इनविजिबल गुड्स हैं जिसे सर्विस कहते हैं उनकी ट्रेडिंग, तो वो सब करंट अकाउंट में आती है। मतलब समझो टेंजिबल और इनटेंजिबल गुड्स जो भी होते हैं तो वो सब इस करंट अकाउंट में आते हैं। ठीक है ना। अब इनमें सिर्फ करंट अकाउंट का अगर टोटल बनाया जाए ना, सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट का अगर टोटल बनाया जाए ना, तो उसे हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। सिर्फ करंट अकाउंट का टोटल, तो उसे क्या नाम दिया जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड में भी वही डेबिट और क्रेडिट साइड आती है, बराबर ना, वही डेबिट और क्रेडिट साइड आती है, कि जहाँ पर डेबिट साइड पे करंट अकाउंट के सब तरह के एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं और क्रेडिट साइड पे करंट अकाउंट की हर तरह की इनकम लिखी जाती है। और इसके अंदर भी अगर जो है वो डेबिट साइड ज़्यादा है मतलब एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा है, तो उसे कहते हैं डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या कहते हैं उसे, डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड, बराबर। और अगर इनकम ज़्यादा है उसमें तो उसे कहते हैं सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्रेडिट साइड ज़्यादा है मतलब इनकम ज़्यादा हो तो उसे सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। ठीक है ना। मतलब करंट अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती है, तो मर्चेंडाइज गुड्स मतलब कि टेंजिबल गुड्स, और इनटेंजिबल या तो सर्विसेज, वो सब इसमें आते हैं। और दूसरा बनता है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट पे कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कैपिटल अकाउंट में आते हैं कि हर तरह के ऐसे एसेट्स कि जिसे हम लोग मनी एसेट्स कहते हैं, वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में आते हैं। मनी एसेट्स जैसे कि बॉन्ड, शेयर, गोल्ड, कैपिटल लोन, बराबर, ये सब जो मनी एसेट्स कहलाते हैं, समझो जिनकी वैल्यू जो जो एकदम हैवी वैल्यू या लार्ज वैल्यू में जिसे काउंट करते हैं, तो वो सब किस में आते हैं, हमारे कैपिटल अकाउंट में, बराबर। तो ये ध्यान देना, सिंपल वे में समझो तो ऐसे समझो कि जो कैपिटल अकाउंट में जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं ना, बॉन्ड, शेयर, गोल्ड, कैपिटल लोन्स एट्सेट्रा, सब मनी एसेट्स, इनके अलावा बाकी की सभी चीज़ें वो करंट अकाउंट में आती हैं, बराबर ना। कैपिटल अकाउंट में जो भी आते हैं वो सब ये, और करंट अकाउंट में इनके अलावा की सब चीज़ें। तो करंट अकाउंट के टोटल को हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। करंट अकाउंट में अगर टोटल किया जाए डेबिट और क्रेडिट का तो वो बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। और करंट और कैपिटल दोनों को मिलाकर जब टोटल किया जाए ना, करंट एंड कैपिटल दोनों को मिलाकर टोटल किया जाए तो उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। समझ आ रहा है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारा टॉपिक ही चल रहा है, ये सिर्फ करंट अकाउंट का टोटल तो वो बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है, करंट और कैपिटल दोनों का टोटल करो तो उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, बराबर। अब उसके बाद एक शॉर्ट पॉइंट आता है जिसे कहते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट पे कौन कौन सी चीज़ें असर करती हैं। देखो, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में है, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में हमने पहले भी इस चैप्टर में समझा है कि जब भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना तो उसमें बहुत सारी चीज़ें असर करती हैं,
कि जैसे बाहर की कंट्री की जो है वो पॉलिसीज़ कैसी है, रूल्स रेगुलेशन कैसा है, कस्टमर की जो है वो टेस्ट प्रेफरेंस कैसे हैं, ये सब चीज़ें असर करती है ना, बराबर ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, जो इफ़ेक्ट का नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं? सबसे पहले एक्सचेंज रेट। ये एक्सचेंज रेट इफ़ेक्ट करता है ना, कि अगर बाहर की कंट्री का जो है वो एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे हो जाए, बराबर ना, ऊपर नीचे हो जाए अगर, तो वो हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वैल्यू पे असर करता है। अगर समझो 1 रुपये के अकॉर्डिंग डॉलर अभी 60 रुपीज़ चल रहा है, 60 की जगह 62 रुपीज़ हो गया, तो इनकम तो बढ़ेगी हमारी, चलो ठीक है, लेकिन पता है खर्चा भी बढ़ जाएगा। जो हमने अमेरिका से चीज़ें मंगवाई होगी तो उसमें अब 60 की जगह 62 रुपीज़ देने पड़ेंगे, बराबर। तो पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट समझो बिगड़ जाता है ना, सही बात है ना, खर्चा बढ़ जाएगा ना ऐसे। तो एक्सचेंज रेट असर करता है, कोई भी कंट्री का एक्सचेंज रेट अगर चेंज हो तो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इफेक्ट होता है। दूसरा, प्राइस ऑफ ट्रेडेबल गुड्स इन होम कंट्री एंड फॉरेन कंट्री। दूसरा ये भी इफ़ेक्ट करता है कि भाई जो चीज़ों की होम कंट्री और फॉरेन कंट्री, इन दोनों में उन चीज़ों की प्राइस अलग अलग होती है। अब जैसे कोई प्रोडक्ट है वो अमेरिका में ही बिक रहा है, जस्ट एग्जांपल, अगर कोई प्रोडक्ट अमेरिका में ही बिक रहा है, अगर कोई पर्टिकुलर शर्ट है, समझो कोई कपड़ा है वो अमेरिका में बिक रहा है ना, तो वहाँ की होम कंट्री के लिए वो प्रोडक्ट सस्ता होगा, अमेरिका में वही प्रोडक्ट सस्ते में मिलेगा। लेकिन वही प्रोडक्ट अगर इंडिया में बिकेगा ना तो थोड़ा महंगा बिकेगा। क्यों महंगा बिकेगा? तो उसके रीज़न्स हमें पता ही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टैक्सेस लगते हैं, अदर चार्जेस लगते हैं, वो सब, बराबर। तो उन लोगों के लिए, अमेरिका के लोगों के लिए वो चीज़ें सस्ती है, जबकि हमारे लिए वो चीज़ें कैसी हो जाती है, महंगी हो जाती है। तो इसकी वजह से हमें तो पेमेंट ज़्यादा करना पड़ता है ना। इसका उल्टा भी होता है कि अगर कोई चीज़ें इंडिया में बिक रही हैं तो इंडिया में वो चीज़ें सस्ते में बिकेगी, लेकिन वही चीज़ें इंडिया के बाहर जाके बेचें, अगर वही जैसे कश्मीरी एप्पल्स हैं, कश्मीर के एप्पल्स, तो वो इंडिया में अगर बेचो तो वो सस्ते में होंगे, लेकिन वही चीज़ जो है वो इंडिया के बाहर अगर अमेरिका में जाकर वो बेचो, वही कश्मीरी एप्पल्स, तो वहाँ महंगे होंगे, बराबर ना। तो मतलब बाहर के देशों में बेचो तो क्या कहते हैं कि भाई ये चार्जेस अलग होते हैं, तो इसकी वजह से इनकम भी तो ज़्यादा मिल सकती है ना, ठीक है ना। तो ये प्राइस सब में अलग अलग होता है जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे असर करता है। दूसरा, वैरायटी एंड क्वालिटी ऑफ ट्रेडेबल गुड्स। वैरायटी और क्वालिटी, आज कोई भी प्रोडक्ट मिलता है वो सेम क्वालिटी में, एक ही क्वालिटी में नहीं मिलता, हर एक प्रोडक्ट की हज़ारों क्वालिटीज़ मिलती हैं हमें, बराबर ना, हर प्रोडक्ट की हज़ारों क्वालिटीज़ मिलती हैं, और इसी वजह से ये क्वालिटीज़ भी इफ़ेक्ट करती है। अगर हमारी कंट्री की चीज़ों की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो दुनिया में कहीं नहीं बिकेगी, वो कोई ख़रीदेगा ही नहीं ना, बराबर ना। बाकी सब लोग जो है वो जहाँ अच्छी क्वालिटी मिलेगी वहाँ पे ख़रीदेंगे, बराबर। और इसके अपोजिट अगर हमारी कंट्री के प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी के हुए तो वो पूरी दुनिया में बिकेंगे, ये फ़ायदा होगा फिर, सही बात है ना। तो एक ये वैरायटी एंड क्वालिटी ऑफ ट्रेडेबल गुड्स ये इफ़ेक्ट करता है। दूसरा, इनवाइटेबल इंपोर्ट्स। इनवाइटेबल इंपोर्ट्स मतलब ज़रूरी इंपोर्ट के, जो कंपलसरी हमें इंपोर्ट करना ही पड़ता है। जैसे हमारी कंट्री के लिए कोई टेक्नोलॉजी की चीज़ें, बराबर ना, कोई कंट्री में टेक्नोलॉजी की चीज़ें, हमारी कंट्री में टेक्नोलॉजी की चीज़ें कम है तो हमें बाहर से इंपोर्ट करनी ही पड़ती है, ये इनवाइटेबल है, ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो हमारी कंट्री पीछे रह जाएगी, और अगर करेंगे तो क्या होता है, तो जिसकी वजह से इंपोर्ट अगर करना कंपलसरी है तो इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है, और उसके कंपैरिजन में एक्सपोर्ट कम हो जाता है, जो भी हमारी कंट्री के ऊपर इफ़ेक्ट करता है फिर, बराबर ना। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इफ़ेक्ट करता है ना, कि इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा और एक्सपोर्ट कम, बराबर। दूसरा, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बराबर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इफ़ेक्ट करता है कि कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है। अगर डेवलपिंग कंट्री होगी ना तो डेवलपिंग कंट्री में इंपोर्ट ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट कम, क्योंकि चीज़ें कम होगी, मंगवाना ज़्यादा होगा और देना कम होगा, ठीक है। लेकिन अगर उसके कंपैरिजन में जो है, अगर उसके कंपैरिजन में डेवलप्ड कंट्री होगी तो डेवलप्ड कंट्री में एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा और इंपोर्ट कम होगा, बराबर। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इफ़ेक्ट करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। दूसरा, लीगल रेस्ट्रिक्शन, कि लीगल रेस्ट्रिक्शन मतलब लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं, जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस ज़्यादा हो
मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट अगर कोई कंट्री हो तो वहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी उसी तरह से होता है, बराबर ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी वहाँ पर कम होगा समझो। और जहाँ पे जिस कंट्री में ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, फ्री कंट्री है अगर, तो वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी थोड़ा ज़्यादा होगा, बराबर। एंड देन ट्रेड सपोर्टिंग फैसिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, बराबर, कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कैसी हैं, तो ये भी चीज़ जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जैसे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी, जिस देश में ये फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अगर अच्छी हैं तो वहाँ पे बेनिफिट होगा। वहाँ पे बेनिफिट होगा कि भाई वहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए पूरे देश को फ़ायदे मिलेंगे, वहाँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। जिस कंट्री में बेनिफिट ये सब फैसिलिटीज़ ज़्यादा है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी ज़्यादा ही होगा ना। और जिस कंट्रीज़ में अगर ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं होगी तो वहाँ का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कैसा रहेगा, पीछे रहेगा फिर। सही बात है कि नहीं। तो ये सभी चीज़ें जो हमने देखी, ये सब हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इफ़ेक्ट करती हैं। और इन सब के बीच में, इन सभी चीज़ों के बीच में एक टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं यहीं पे ही समझा रहा हूँ। जो टॉपिक है पहला, एक्सचेंज रेट। जो पहले हमने देखा ना कि एक्सचेंज रेट, ये चीज़ जो है वो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इफ़ेक्ट करती है। तो पहले प्रॉपरली समझे कि एक्सचेंज रेट हम लोग कहते किसे हैं। एक्सचेंज रेट मतलब सिंपल वे में वो कहलाता है कि जब कोई एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री में कन्वर्ट करना हो, तो जिस रेट पे एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री में कन्वर्ट होती है, तो उस रेट को हम लोग एक्सचेंज रेट कहते हैं। हर कंट्री की करेंसी अलग अलग होती है, आपने समझा था ये भी पहले, बराबर ना। कि जैसे हमारे अगर इंडिया और अमेरिका की कंपैरिजन करें, बराबर, कि अगर आप इंडिया से अमेरिका घूमने जा रहे हो, वहाँ अगर जा रहे हो तो वहाँ आप रुपीज़ में कुछ भी खरीद नहीं पाओगे, वहाँ के लिए आपको क्या करना होगा, डॉलर में ख़रीदना होगा, बराबर ना। पहले आपको अपनी करेंसी चेंज करवानी होगी। तो वो चेंज करवाने के लिए हर कंट्री का रेट होता है। कि जैसे सपोज़ अमेरिका के लिए जो है वो प्रेजेंट रेट है कुछ 70-72 के आसपास चलता है ना, 70 और इनके आसपास रोज़ ये रेट भी चेंज होते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको अमेरिका का $1 ख़रीदना है ना, तो उसके बदले में आपको 70 या 72 रुपीज़ देने पड़ते हैं। $1 के बदले में कितना देना पड़ता है आपको, 72 रुपीज़ देने पड़ते हैं, बराबर। मतलब अगर आपको अमेरिका में जो है कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदना है ना, तो वो यहाँ से 70 टाइम्स ज़्यादा होगा कि नहीं, बराबर ना। वहाँ का ₹1 मतलब यहाँ के 72 रुपीज़, इतना बड़ा फ़र्क है ना ये, ठीक है ना। तो ये जो रेट होता है ना, उसी रेट को हम लोग एक्सचेंज रेट कहते हैं। और ये एक्सचेंज रेट हर कंट्री का अलग अलग होता है। ये तो खाली अमेरिका का एग्जांपल, हर देश का एक्सचेंज रेट अलग अलग होता है। और ये एक्सचेंज रेट से जो है वो हमारी कंट्री की कंडीशन पता चलती है। अगर समझो डॉलर का रेट 70 रुपीज़ है, इसका मतलब कि हमारी कंट्री जो है वो अमेरिका से इतनी पीछे है कि जब, जस्ट एग्जांपल है कि जब जो है वो 1 रुपीज़ इक्वल टू $1 हो जाएगा, कि अगर ऐसा हो 1 रुपीज़ इक्वल टू $1, कि अगर $1 के बदले में ₹1 ही देना पड़ता है, तो तब कहा जाएगा कि इंडिया अमेरिका के कंपैरिजन में इक्वल हो गई, कि इंडिया और अमेरिका इक्वल हैं, इक्वल डेवलप्ड हैं, ऐसे कहा जाएगा, बराबर। और ये एक्सचेंज रेट में भी अगर ये रेट बढ़ता है, समझो 70 का 75 हो गया, कि अब $1 के बदले में हमें 75 रुपीज़ देने पड़ते हैं, तो इसका मतलब देश आगे नहीं बढ़ा, उल्टा देश पीछे गया, कि पहले 70 रुपीज़ ही देने पड़ते थे, अब 75 देने पड़ते हैं। तो ये एक तरह का ज़्यादा नुकसान कहलाया, बराबर ना। समझ आ रही है बात। इसके कंपैरिजन में अगर जो है, अगर इसमें रुपीज़ कम हो गए, कि समझो $70 की जगह जो है वो 65 हो गया, तो इसका मतलब हमारी कंट्री को फ़ायदा हुआ, ये मतलब हमारी कंट्री प्रोग्रेस कर रही है। और ये कैसे चेंज होता है, तो ये ना, जैसे शेयर मार्केट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा ना, जितनी ज़्यादा डिमांड है उतनी ज़्यादा जो है वो प्राइस चढ़ती है, बराबर। तो यहाँ पर भी वैसा ही होता है कि जितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा ना, जितनी अमेरिकन डॉलर की डिमांड इंडिया में ज़्यादा होगी ना, तो उतनी उसकी प्राइस चढ़ती जाएगी। और जितनी डिमांड कम हो जाएगी, हमारी कंट्री सेल्फ डिपेंड हो जाए, उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी, अब सेल्फ डिपेंड है,
तो उतना जो है वो उस डॉलर की प्राइस कम होती जाएगी, बराबर ना। डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइस भी उसकी जो है वो कम हो जाएगी, और डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस भी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो यह एक्सचेंज रेट वो सिर्फ करेंसी नहीं बताता, सिर्फ रुपीज़ नहीं बताता, लेकिन कंट्री की कंडीशन भी बताता है कि हमारी कंट्री उसके कंपैरिजन में जो है वो कितना आगे है और कितना पीछे है, बराबर। आई ना बात समझ में। तो अब जैसे हमने ये चैप्टर देखा ना, ये पॉइंट्स देखे ना, अब इनके दूसरे चैप्टर दूसरे पॉइंट्स वो अब हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।